दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, नेपाल के अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश को पहली बार संबोधन किया है। लोगों में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी कि इस बार सुशीला कार्की जो प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं, उनका संबोधन कैसा होगा। और इस पर उन्होंने जो संबोधन किया यह करीब करीब संतुलित संबोधन है। इस संबोधन में ज़्यादा विवाद नहीं दिख रहा है और थोड़ी सी चुप्पी दिखाई दे रही है कुछ सवालों पर। सबसे ज़्यादा प्रश्न था संविधान को लेकर कि संविधान में संशोधन होगा, उसको उन्होंने इनकार कर दिया है। मैं आज इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। सुशीला कार्की प्रधानमंत्री जी की पहली बार संबोधन में साफ कहा है कि भ्रष्टाचार की कड़ी जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन संविधान संशोधन उनकी सरकार का काम नहीं है। यानी कि जो सरकार अब चुनाव के बाद आएगी वह सरकार संविधान संशोधन करेगी। तो अब इसके पीछे क्या क्या रहस्य छिपी हुई है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेंगे कुछ पार्टी की, जो पार्टी अभी सड़क पर नहीं है, बाहर नहीं है, लेकिन अंदर से ही वो प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और वो अपनी प्रतिक्रिया में सरकार के समर्थन में भी और सरकार के विरोध में भी कुछ बातें कही हैं। मैं वही चर्चा कर रहा हूं। आइए, सबसे पहले मैं नेपाली कांग्रेस की प्रतिक्रिया देख रहा हूं, जो उसके प्रवक्ता पूर्व मंत्री प्रकाश शरण महत ने व्यक्त किया है। प्रकाश शरण महत ने कहा है कि संविधान संशोधन जैसे मुद्दों को संसद पर छोड़ना सही कहा है, लेकिन सरकार का गठन और संसद विघटन स्वयं संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर हुआ है। उनका यह बहुत बड़ा आरोप है कि प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार ही असंवैधानिक है। लेकिन फिर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने चुनाव को लेकर स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है, यह भी आरोप लगाया है नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता ने। सरकार की कार्यशैली शाही आयोग की याद दिलाती है, यह बहुत बड़ी बात कही है नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता ने। और प्रतिशोध की भावना झलकती है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उनकी पार्टी और नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। प्रवक्ता महत ने प्रधानमंत्री का संबोधन को चुनाव को लेकर भरोसा नहीं दिलाने पर प्रश्न किया है। उनके मुताबिक सरकार प्रतिशोध की राह पर है और कांग्रेस पर उसका हमला है। जी हाँ, इसी तरह कुछ मिलता जुलता बयान एमाले का भी है, जो अभी सत्ता में प्रधानमंत्री थे केपी ओली, उनके पार्टी के उप महासचिव प्रदीप गवाली व्यक्त किए हैं कि संबोधन राष्ट्रपति से मिले मैंडेट तक सीमित दिखा। ये एमाले उप महासचिव का बयान है। लेकिन चुनावी वातावरण कैसे बनेगा, इस पर प्रधानमंत्री मौन रही है। सरकार ने अभी तक राजनीतिक दलों से संवाद नहीं किया, दल खुद को असुरक्षित मान रहे हैं। आंदोलन के दौरान क्षति झेले नागरिकों व दलों के प्रति सहानुभूति प्रधानमंत्री के संबोधन में नहीं दिखी और पासपोर्ट रोकने जैसे कदम प्रतिशोध का संकेत
देती है, यह एमाले का आरोप है। उप महासचिव प्रदीप गवाली ने इस संबोधन को एक प्रकार से निराशाजनक बताया है और उन्होंने कहा है कि चुनावी वातावरण और प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप रही है इस पर, दलों से कोई संवाद नहीं, इस पर उन्होंने आक्रोश जताया है। इसी प्रकार माओवादी केंद्र का बयान है जो महासचिव देव गुरुंग का है। उन्होंने संविधान संशोधन का विषय संसद पर छोड़ने की बात उचित है, उसका समर्थन किया है। सुशासन और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडा माओवादी के मूल मुद्दे हैं, इसमें सरकार का समर्थन होगा, लेकिन चेतावनी दी कि यदि सरकार इसे राजनीतिक बदले का औजार बनाएगी तो स्थिति खराब हो। भ्रष्ट और भ्रष्टाचार विरोधी को एक ही तराजू में न तौला जाए, ये माओवादी महासचिव देव गुरुंग का बयान है। और राष्ट्रपा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रवक्ता मनीष सुमन का भी बयान है। इनका थोड़ा सा फर्क है कि उन्होंने प्रधानमंत्री ने चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई है, यह स्वागत योग्य है। पार्टी पहले से ही चुनावी मोड में है और घोषणा पत्र मसौदा समिति बना चुकी है। सरकार को चुनाव में सहयोग देंगे ये ताकि संवैधानिक संकट न हो और ताज़ा जनादेश मिले। सुशासन के मुद्दे पर भी पूर्ण समर्थन, क्योंकि यह राष्ट्रपा का मूल एजेंडा है। तो राष्ट्रपा, अब यहीं से मैं शुरू करता हूं कि राष्ट्रपा हमेशा से तैयार है। ये इतना तैयार थे कि जिस दिन आंदोलन हुआ, जब तोड़फोड़ हुआ, तो इनका गृह मंत्रालय में जो इनके नेता हैं रवि लामिछाने, उन्होंने व्यक्त किया था कि गृह मंत्रालय में मैंने सही करके तब बाहर आया हूं, यानी कि इनका कागज पहले से तैयार था। तो यह थोड़ा संदेह जरूर दिखाता है इसमें। और ये मान ले, ये माओवादी का जो बयान है ये थोड़ा सतर्कतापूर्ण है। इन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन इन्होंने भी आक्रोश जाहिर किया है कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन है इससे यह नहीं दिखता है कि उस राजनीतिक बदले नहीं ली जाएगी, यह कहीं उनके संबोधन में नहीं दिखा, ये देव गुरुंग जी का कहना है। और प्रदीप गवाली जी जो एमाले का है, उन्होंने तो साफ स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट रोकने जैसे कदम प्रतिशोध का संकेत देते हैं और इनको यही लगता है कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि संबोधन जो किया गया वह किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं से बात नहीं की गई। हाँ, एक दिन पहले जरूर प्रधानमंत्री बालेन से बुलाकर बात की है। बालेन शाह जो कि मेयर हैं काठमांडू नगर पालिका के और महानगर पालिका के, लेकिन और वो बहुत ही चर्चित नेता है और कहा जाता है कि ये युवाओं में उनका बहुत बड़ा छाप है। बालेन अचानक जाकर प्रधानमंत्री से बात की और लंबी बातचीत हुई है और वही लंबी बातचीत के बाद उन्होंने यह प्रधानमंत्री अपना संबोधन दिया है। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उनके पार्टी को प्रतिशोध के रूप में लिया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि हर पत्रिका में और उनके यहाँ जो शेर बहादुर देवबा अभी पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री आरजू देवबा अभी स्वस्थ भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनके यहाँ जो आग लगी, किसने आग लगाई इस पर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो आयोग गठन किया है उसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले उनके पैसा की जांच होगी कि वो पैसा का वो असली पैसा है कि नकली पैसा है, उसको भेजा जाएगा और ये जांच होगी। लेकिन प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा जो मौन रहे हैं, वह देश में इतनी बड़ी क्षति हुई है, जो देश का जो मुख्य इज्जत जहां था उसको ख़त्म कर दिया गया है। सिंह दरबार, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इसमें आखिर आग किसने लगाई, वह
कौन सा ग्रुप है जो ग्रुप हावी होकर जाकर इसको जला दिया। और इतना ही नहीं, हर देश में हर जगह गली गली में इस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको घर में जाकर उसका घर को तोड़फोड़ किया गया है, उसको जला दिया गया है और उस पर उनको बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस पर प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन रहे हैं। उनका यह संबोधन से जो विपक्षी है और देश की जनता है वह संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। एक बात उन्होंने जरूर कही है कि विदेशों में रहे युवाओं को कैसे चुनाव में शामिल कराया जाए वह उनकी प्राथमिकता रहेगी। यानी कि मैं समझता हूं कि बालेन जाकर जरूर यही बात किए होंगे प्रधानमंत्री से कि विदेशों में रहने वाले युवाओं को चुनाव का अधिकार दिया जाए। जैसा कि यह तय है कि अगर विदेश के युवा चुनाव में वोट देंगे तो निश्चित रूप से ये एग्जिस्टिंग पुरानी पार्टी जो है उनका जीत संभव नहीं हो पाएगा और फिर युवाओं की शक्ति आगे आएगी, जिसमें बालेन शाह जैसे व्यक्ति जरूर आगे आ जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि बालेन शाह का अब एक ही ध्येय हो कि प्रधानमंत्री से मिलकर और ये सभी युवाओं को चुनाव डालने के लिए उनको बाध्य किया जाए। जैसे कि अभी हल्ला हो रहा है कि 16 वर्ष को चुनाव का अधिकार दिया जाए मतदान करने का या 18 वर्ष को मतदान करने का। चूंकि ये समूह जो है सो इस पर ज्यादा बालेन का भरोसा है और जेन जेड वाले जो थे इनका भरोसा है, लेकिन अभी तक युवाओं में नेतृत्व नहीं दिख रही है। खैर यह इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री का जो पहला संबोधन आया है इस संबोधन का बहुत जगह से स्वागत हो रहा है और स्वागत योग्य है। देश के हित में कोई भी संबोधन अगर आता है तो उसको देश की जनता अवश्य स्वागत करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री अपने वादों पर कितनी तेजी से अमल करती हैं और चुनावी माहौल कितना पारदर्शी और निष्पक्ष बन पाती है और समय पर चुनाव करवा पाती हैं या नहीं, यह देखने वाली बात है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा, यह वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा देखते रहिए हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल। आपने देखा, आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।